भूख। इटारसी से नागपुर आने के लिए हम पति पत्नी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठे थे। जनता एक्सप्रेस आने के समय से कुछ देर पहले सूचना प्रसारित की गई कि गाड़ी राइट टाइम से 2 घंटा देरी से आएगी। भीड़ जो गाड़ी आने का समय देखकर इकट्ठी हुई थी, लेट होने की सूचना के साथ ही बिखर गई। सिर्फ कुछ लोग जिनके साथ अधिक सामान, छोटे बच्चे व महिलाएं थीं, वे इधर उधर हटकर बेंच या साफ जगह देखकर बैठ गए। खिलौने वाले, पत्र पत्रिकाओं वाले, चाय कॉफी वाले, गर्म समोसे कचौड़ी वाले सभी लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली गाड़ी लेट होने के कारण 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गए, ताकि आने वाली ट्रेन के मुसाफिरों से बिक्री का लाभ ले सकें। ट्रेन के रुकने पर कौन सा डिब्बा कहाँ रहेगा, इस हिसाब से अच्छी बिक्री के लिए सही स्थान पर अपने सामान के साथ वे पहुंच गए। पति महाशय भी टहलते हुए कुछ दूर चले गए। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप, इनकी आदत है समय मिलते ही वहां पहुंच जाते हैं जहां पत्रिकाएं, किताबें और समाचार पत्र मिलते हैं। 20 वर्ष के अध्यापन ने इनका स्वभाव अध्ययनशील बना दिया है। समाचार पत्र या पत्रिका खरीदकर कई बार वहीं खड़े खड़े पूरा पढ़ लेने के प्रयत्न में यह भी भूल जाते हैं कि मैं उनकी चिंता कर रही हूँ कि ये कहाँ चले गए। कई बार तो ट्रेन या बस भी आ जाती है, मगर इनका पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ हैं। इस बीच जिस ऊहापोह और घबराहट की स्थिति से मैं गुजरती हूँ, यह बताना कठिन है। कई बार तो यह सोचकर अपने मन को निश्चिंत करने का प्रयत्न करती हूँ, ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, जाने दो ट्रेन या बस को, दूसरी गाड़ी से आ जाएंगे या जो होगा देखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है, मैं डब्बे में अपनी सीट पर बैठी हूँ, तब भी वे यह कहते हुए चल देते हैं, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैं परेशान हो जाती हूँ, लगातार यह डर बढ़ने लगता है वे रह जाएंगे और ट्रेन चल देगी, तब क्या होगा। कई बार डिब्बे के दरवाजे के बाहर झुककर झांककर इन्हें ढूंढने का प्रयत्न करती हूँ। कई बार तो वे बाजू के डब्बे के पास खड़े दिख जाते हैं, तब मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठकर इनके आने की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। कई बार मैं इन पर नाराज भी हो जाती हूँ, मुझे अकेली छोड़कर आप इधर उधर कहाँ चले जाते हो। तब वे हंसकर बात टालते हुए कहते हैं, यही तो था। आज भी मैं अपने सामान के साथ बेंच पर अकेली बैठी हूँ। दिन के 11 बज रहे हैं। जून माह का सूरज तपने से गर्मी बढ़ती जा रही है। गाड़ी आने में 2 घंटे का समय है। इस खाली समय में मैं अपने बाहर भीतर देखने का प्रयत्न करने लगी। कभी बीती हुई घटना याद आती, कभी किसी से संबंधित समस्याओं के विचार और संभावनाओं के काल्पनिक दृश्य मन मस्तिष्क पर छा जाते। कभी क्षण भर के लिए सचेत होकर मैं अपना सामान देख लेती, फिर न जाने कब पुनः इधर उधर देखते हुए अपने विचारों में खो जाती। अचानक मेरा ध्यान विचार कंदराओं से बाहर आया। कोई बहुत जोर से चीख कर कुछ कह रहा था। मेरा ध्यान उधर चला गया। मेरी बेंच से थोड़ी दूरी पर भारी देह की एक स्त्री फर्श पर लेटी हुई थी। उसके हाथों की सभी उंगलियों में सूफी फकीरों के समान कांच और पत्थर के बड़े बड़े नग वाली अंगूठियां थीं। गले में कई रंग के बड़े बड़े मनकों की मालाएं थीं। वह बहुत ही गंदे चीकट कपड़े पहने, बिल्कुल फटी गंदे चिथड़ों की गुदड़ी बिछाकर और वैसी ही एक गुदड़ी ओढ़कर लेटी थी। शायद उसे अपनी तबीयत कुछ खराब होने का भाव था, साथ ही गुमान भी। वह ऊह ऊह लगातार किए जा रही थी। उम्र लगभग 40 से 42। शरीर पर चढ़ी मैल की परतों के बीच कहीं कहीं उसका गेहुआ रंग झांकता दिखाई दे रहा था। उसके सिरहाने लगभग 20 से 30 वर्ष की तंदुरुस्त श्याम वर्ण एक स्त्री बैठी थी, जो कुछ साफ कपड़े पहनी थी। उसके हाथों की उंगलियों में अंगूठियां और गले में मालाएं वैसी ही थीं। बैठी हुई स्त्री लेटी हुई स्त्री के सिर पर थोड़ी थोड़ी देर में हाथ फेर देती थी। अब वहां एक तीसरा व्यक्ति आ गया। वह आया नहीं था,
एक छोटी 4 चक्के की गाड़ी घिर्र घिर्र की आवाज के साथ उसे लाई थी। वह अपने पैरों से चल नहीं सकता था। उम्र 40 से 45 के बीच थी। बैठी हुई स्थिति में उसकी ऊंचाई का अनुमान लगाना कठिन था। बहुत ही दुबला और आबनूस की तरह काला, धसी हुई आंखों और चेहरे की उभरी हुई हड्डियों के कारण वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बिखरी हुई लंबी काली लेकिन कम बालों वाली दाढ़ी थी। कपड़े बहुत ही गंदे, चीकट, काले व मैल के चमकते हुए धब्बों से भरे थे। वह एक हाथ ऊपर उठाकर जोर जोर से चीखकर बैठी हुई स्त्री से कह रहा था, तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। कोई मर जाए तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा क्या जाएगा? जिंदगी तो हमारी बर्बाद होगी, तुम्हें करना ही क्या है? वह कुछ देर तक चीख चीख कर इन्हीं बातों को दोहराता रहा। लेटी हुई स्त्री जोर जोर से ऊ ऊ करने लगी और बैठी हुई स्त्री बुरा सा मुंह बनाकर उसके सिर और पीठ पर तेजी से हाथ फेरने लगी। वह आदमी अपनी गाड़ी से उतरकर बैठी हुई स्थिति में हाथों के सहारे घिसट कर लेटी हुई स्त्री के पास गया। उसका माथा छूकर देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा। कुछ कहने से पहले ही उसकी आंखों और दांतों में चमक आ गई। वह बड़े प्यार और मनुहार के साथ उससे कुछ खाने का अनुरोध करता रहा। स्त्री बार बार नहीं कहकर उसका हाथ झटक देती थी। बैठी हुई स्त्री दूसरी ओर मुंह किए बैठी थी। अंत में हार कर उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए चाय लाता हूँ, चाय पी लेना। हाँ, अच्छा लगेगा, जल्दी अच्छी हो जाएगी। बहुत ही प्यार से लेटी स्त्री के मुंह की ओर देखते हुए उसने अपनी जेब से छोटी सी गंदी थैली निकाली। पूरे पैसे निकालकर बाईं हथेली पर रखे और दाहिने हाथ से उन्हें अलग अलग कर गिनती का हिसाब लगाया। करीब 2-2.5 रुपए की चिल्लर थी। खुशी के साथ उसकी आंखों में चमक बढ़ गई। हंसते चेहरे पर उसके दांत सफेदी के साथ चमकने लगे। उसने अपनी फटी झोली में से जस्ते का एक बिना ढक्कन का डब्बा निकाला जो उसके व्यवसाय का साधन था। साथ ही चाय या पानी पीने के काम भी आता था। झोली वहीं छोड़कर वह बड़ी तेजी से अपनी गाड़ी पर बैठा, उसे हाथों पर जोर देकर घुमाया और घिर्र घिर्र करता चाय वाले की तरफ चला गया। लेटी स्त्री का कराहना अब बंद हो गया था। थोड़ी ही देर में घिर्र घिर्र के साथ चाय आ गई। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली ट्रेन आ गई। उसने जल्दी से लेटी स्त्री के हाथ में चाय देकर हंसते हुए कहा, ले, जल्दी से पी ले, मैं अभी तेरे लिए बहुत सा खाना लाता हूँ, सब अच्छा माल, सब तेरे लिए। हाँ, कहते हुए उसने बड़े प्यार से उसकी ओर देखा। हंसते हंसते अपनी झोली उठाई और घिर्र घिर्र के साथ वह ट्रेन के डब्बों की ओर बढ़ता गया। मैं सोच में पड़ गई मगर समझ नहीं सकी उस व्यक्ति के विषय में क्या सोचूं। बस कुछ विशेष अनुभूति होती रही जो अपने प्रभाव को गहराते जा रही थी। वह जल्द ही वापस आया। कुछ पूरियां, कुछ ठंडे पराठे और बासी सब्जी अपने प्रिया के हाथों में देकर मुस्कुराया। दूसरी स्त्री की ओर सरसरी नजर से देखा और फिर से डब्बों की ओर तेजी से बढ़ गया। वह दूसरी स्त्री शायद उसकी कोई रिश्तेदार होगी। मैं देर तक इसी दृश्य की मीमांसा में खोई रही और सोचती रही, वह आदमी कितना गंदा, अपाहिज और डरावना है, मगर उसका व्यवहार, उसके दांतों और आंखों की चमक उसे उन सब बुराइयों से अलग कर देती थी। अपनी प्रिया या पत्नी, शायद वह उसकी पत्नी थी, की चिंता में की गई वह चीख पुकार, सभी जमा पूंजी खर्च करके शीघ्रता के साथ उसके लिए चाय लाना, उसे तृप्ति और संतुष्टि पूर्ण भोजन देने की व्यवस्था में जी जान से जुट जाना, हृदय के प्रेम को प्रकट करती उसकी हंसती आंखें, मन की प्रफुल्लता बताते उसके चमकते दांत और घिर्र घिर्र की वह आवाज, मानो सूरज के 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर वह अपनी प्रिया के लिए कुछ लेने निकला हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को अपनी खुशी मान लेते हैं, जो दूसरे के लिए दिलो जान से हर समय कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं।
एक निष्ठ भाव और भावातिरेक कितनी ऊर्जा भर देते हैं जीवन में कि उस जैसा अपाहिज व्यक्ति भी आंधी की तरह गरजता है और हवा की तरह चलता है। जिंदगी भी क्या अजब सा खेल है, जिसे हासिल हो जाए वह क्षण भर में कई जिंदगियां जी लेता है, और जिसे मिलकर भी ना मिले वह जिंदगी भर उसे तलाशता रहता है। यह जिंदगी उस व्यक्ति को मिली है, इसकी चमक उसकी आंखों में जी रही है। उसके हंसते दांत जिंदगी की जीवंतता का इजहार करते हैं। वह 100 जान से किसी पर कुर्बान है, भले ही अनाम है या बदनाम है, अपाहिज भिखारी है या फकीर है, या बादशाह है या गुमनाम है। वह 100 नामों का एक नाम है। वह कोई है, कुछ है जो जिंदा है। उसकी प्रिया, मैंने उस बीमार स्त्री की ओर देखा। वह दूसरी स्त्री की ओर पीट करके बैठी थी। पूरियां और पराठों को कपड़े में छुपाकर जल्दी जल्दी बड़े बड़े कौर खा रही थी। उसकी यह प्रिया कब से उसके साथ है या कब तक उसके साथ रहेगी, यह प्रश्न बिल्कुल अलग है। यहाँ बात केवल उन क्षणों की है जिन्हें मैंने अपनी आंखों से बिखरते, फैलते, सजते संवरते, हंसते बोलते देखा है। वह स्त्री खा रही है। वह व्यक्ति उसे प्रेम से जी भर के खिलाते रहने का वायदा करके गया है। वह आएगा फिर आएगा। उसकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहेगी, कभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, कभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। मैं देर तक उस दृश्य के विषय में सोचती रही। उन लोगों को देखते हुए और उनके विषय में सोचते हुए बहुत समय बीत गया था। उस स्त्री को खाते देखकर मुझे भी भूख का एहसास होने लगा। मैं बेचैनी और व्यग्रता के साथ इनकी राह देखने लगी।